ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर शरद कोहली और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 10 जुलाई तक 1,50,000 केंद्रों पर लगभग 60 लाख लाभार्थियों को रोजगार मिला। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कल लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि कोविड के दौरान रोजगार सृजन और बहाली के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के मकसद से 1 अक्टूबर 2020 को आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना शुरू की गई थी। डॉक्टर कोहली, जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार ने कोविड काल में अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से उबरने के लिए और देश को आर्थिक तौर पर और मजबूत करने के मकसद से 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी और इसी अभियान के अलग अलग चरण चलाए गए थे। इसमें रोजगार सृजन पर भी सरकार की बड़ी प्राथमिकता रही और इसी के लिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जैसे कार्यक्रम चलाए और खासतौर पर ये कार्यक्रम एम्प्लॉयर्स को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ा अहम रहा। तो किस तरह आप इस योजना को, इस कार्यक्रम को देखते हैं रोजगार सृजन के मामले में? कोविड के दौरान जो सबसे बड़ी समस्या आई थी, सेहत के अलावा सबसे बड़ी समस्या तो सेहत थी। लोग बीमार पड़ रहे थे अस्पतालों में, कुछ लोग हमको छोड़कर भी चले गए। पर दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आई वो आई आर्थिक मोर्चे पर, और उस आर्थिक मोर्चे पर समस्या ये आई कि लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। बहुत सारे बिजनेस संस्थान, कंपनियां बंद हो गए, कुछ टेम्परेरी बंद हो गए, कुछ थोड़े मिड टर्म के लिए बंद हुए और कुछ एक ऐसे थे जो शायद कभी फिर स्टार्ट नहीं हो पाए। और इसके लिए किसी को हम दोष नहीं दे सकते, क्योंकि एक ऐसी आपदा थी जो पूरे विश्व पर आई, जिसके होते हुए ये समस्या खड़ी हो गई बिजनेसेस, संस्थानों के सामने। क्योंकि जब आप लॉकडाउन कर देते हैं तो सामान बिकना बंद हो जाता है। हमने देखा उस दौरान में बिल्कुल कर्फ्यू सा लगा रहता था। जरूरत के अलावा और बाकी सारा आवागमन बंद था। दवाइयां, कुछ खाने पीने का सामान छोड़कर बाकी जितनी भी अर्थव्यवस्था है वो एक तरह से बिल्कुल जैसे ठप हो गई थी। तो ऐसे में सरकार ने जब आत्मनिर्भर अभियान घोषणा करी, पूरे के पूरे प्लान की, तो उसमें से एक था आत्मनिर्भर रोजगार योजना। मैं समझता हूं जब लोगों की नौकरियां जा रही थी और सबसे बड़ी चिंता लोगों को घर बैठे जो थी कि क्या हम वापस नौकरी पे जा पाएंगे, क्या हमारी कंपनी, हमारा एम्प्लॉयर, हमारा बिजनेस संस्थान, हमारी दुकान जो भी था, क्या वो वापस हमको रख पाएगा। तो इस समस्या का संज्ञान लेते हुए मुझे लग रहा है सरकार का जो थिंक टैंक था, वित्त मंत्रालय था, सभी मंत्रालय पूरे कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी खुद निजी रूप से इसमें इन्वॉल्व थे और तब इस आत्मनिर्भर अभियान की घोषणा की गई। उसमें से एक ये स्कीम थी आत्मनिर्भर रोजगार योजना, जिसके अंतर्गत मैं समझता हूं जिन बिजनेस संस्थानों को, जिन कंपनियों को उस समय ये महसूस हो रहा था कि हम अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को वापस नहीं रख पाएंगे, क्योंकि हमारी टॉप लाइन जिसको हम कहते हैं रेवेन्यू, हमारा रेवेन्यू गिर गया है, हमारी अब सेल नहीं हो रही, हमारा माल नहीं बिक रहा, या हम सर्विसेज नहीं दे पा रहे, जो भी उनके यहाँ समस्या आई। और हम सब जानते हैं कि जो कर्मचारियों का खर्च होता है, जिसको हम लेबर कॉस्ट कहते हैं, जिसको हम एम्प्लॉय कॉस्ट कह लीजिए, एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट कह लीजिए, बहुत सारे नाम होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट कह लीजिए, बहुत बड़ा उसका एक प्रोपोर्शन होता है आपका ओवरऑल एक्सपेंसेस के ब्लॉक में। तो मुझे लग रहा है सबसे पहले जो कटौती करने की सोची बिजनेसेस ने, वो ये सोची कि हम पहले अपने यहाँ काम करते हुए कर्मचारियों को अगर निकाल देते हैं, या उनको हम घर पर बैठा देते हैं, या हम उनकी तनख्वाह देनी बंद कर देते हैं, या हम अपना काम धंधा बंद होने से उनको सैक कर देते हैं, उनको परमानेंटली निकाल देते हैं, तो उनको लगा कि शायद हम बच पाएंगे। ऐसे में ये सरकार की योजना ऐसा लगा जैसे कि मरते हुए के मुंह में अमृत बनकर आई। आज जबकि हम कोविड को पूरी तरह से अगर पीछे नहीं छोड़ पाए, तो हम ये कह सकते हैं कि काफी हद तक हम पीछे छोड़ पाए। हालांकि अब भी थोड़े बहुत वेरिएंट्स दिखते रहते हैं, पर अब वो हाल नहीं है कि अब कर्फ्यू सड़कों पे लगा हुआ है, लॉकडाउन है, बिजनेसेस बंद है। बहुत तेजी से भारत की अर्थव्यवस्था ने वापस पटरी पे आने की कोशिश करी है और हम आज दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से हो गए। पूरी तरह से हम वापस आ चुके हैं। कुछ एक अगर पॉकेट छोड़ दे जहां पर अभी नए नए वेरिएंट दिखाई देते, कुल मिलाकर अब पहले वाला हाल नहीं है। मैं समझता हूँ ये बड़ी सहायता सरकार की तरफ से बिजनेसेस को मिली, खासकर प्राइवेट संस्थानों का मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ। डॉक्टर कोहली, जब से इस योजना की शुरुआत हुई तो 2 साल तक सरकार पेंशन फंड में कर्मचारियों और जो एम्प्लॉयर्स हैं उनका योगदान दे रही है, एक तरह से उनको सहायता दे रही है। जिस संस्थान में 1000 तक कर्मचारी हैं उनका अपना 12% और संस्थान द्वारा दिया जाने वाला 12%, यानी कुल पेंशन में शामिल होने वाला 24% जो एक फंड का हिस्सा है वो सरकार वहन कर रही है। और जिस तरह जिस संस्थान में 1000 से ज्यादा कर्मचारी हैं
तो उसमें कर्मचारी द्वारा वहन किया जाने वाला 12% हिस्सा सरकार दे रही है। तो एक तो इससे किस तरह छोटे जो प्रतिष्ठान हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है और इससे किस तरह से इस दौरान जो प्रतिष्ठान ज्यादा से ज्यादा लोगों को भर्ती करें इस मामले में उनके लिए एक वातावरण बना है। जैसा कि मैंने कहा कि बिजनेसेस ने सबसे पहला जो काम किया वो अपने कर्मचारियों को कम करने का, अपने कर्मचारियों को निकालने का काम किया, क्योंकि उनके ऊपर ये कॉस्ट थी और इस कॉस्ट का भार वो सह नहीं पा रहे थे, क्योंकि आप ऐसे में तनख्वाह दे रहे हैं जब आपका काम धंधा रुका हुआ है। हालांकि कुछ संस्थानों ने तनख्वाह दी भी, पर ज्यादातर संस्थान ऐसे थे जिन्होंने तनख्वाह देनी बंद कर दी। तो सरकार ने स्कीम निकाली कि आप जो प्रोविडेंट फंड देते हैं, खासकर 50 आदमी से ज्यादा जहां काम करते हैं, 1000 तक जहां काम करते हैं, हम आपके जो प्रोविडेंट फंड, और हम देखें कि कंपनी की जो लेबर कॉस्ट होती है, जो ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट होती है, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा होता है जिसको हम सीटीसी कहते हैं, कॉस्ट टू कंपनी प्रोविडेंट फंड का। और प्रोविडेंट फंड का सरकार ने कहा ये भार हम उठाएंगे, आप अपने कर्मचारियों को मत निकालिए, ये भार हमारी तरफ से। हम सब जानते हैं 12% एम्प्लॉय देता है, 12% सरकार देती है। सरकार ने पूरा का पूरा भार यानी कि 24% सरकार ने अपने सिर लेने का निर्णय लिया और निश्चयात्मक बुद्धि से ये काम किया कि हम इसको करके रहेंगे। और इसमें देखने वाली बात यह है कि एम्प्लॉय का जब 12% कटता है तो उसको सैलरी 88% मिलती है, और एम्प्लॉयर जब 12% देता है, अगर इसकी गणित को आप समझे, एम्प्लॉयर जब 12% देता है तो वो अपनी जेब से इसको देता है। मतलब अगर आपको 1 लाख रुपए तनख्वाह महीने की मिल रही है तो एम्प्लॉयर को वो 1,12,000 रुपए कॉस्ट करेगी, क्योंकि 12,000 उसको इसके अतिरिक्त प्रोविडेंट फंड में, प्रोविडेंट फंड एक्ट के अंतर्गत कंट्रीब्यूशन करना होता है। सरकार ने ये पूरा का पूरा भार अपने सिर लिया। सीधा सीधा मैं समझता हूँ 12% एम्प्लॉयर की कॉस्ट कम हो गई, 12% एम्प्लॉय जो कि उसको सैलरी 88% मिलती, सरकार ने कहा हम पूरा देंगे जिससे आपको पूरी तनख्वाह मिले। मैं समझता हूँ ये कदम, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे कोई कुएं में डूबा हो और उसको रस्सी मिल जाए और रस्सी पकड़ के वो ऊपर चढ़ जाए, कुछ ऐसी ही राहत ये स्कीम लेकर आई। आज 6,400 करोड़ रुपए का सरकार ने इसमें एलोकेशन किया था और इसका जो रिजल्ट है आप देखें कि 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इसमें ऑलरेडी खर्च हो चुका है, जो ये बताता है कि कितना लोगों को इसका लाभ मिला है। डॉक्टर कोहली, बड़ी संख्या में हमने देखा कि प्रोविडेंट फंड में लोग रजिस्टर्ड हुए हैं और हम देख रहे हैं कि जो लोग पहले असंगठित क्षेत्र में आते थे उन्हें अब संगठित क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में लाने में इससे बहुत बड़ी मदद मिली है। तो अब जबकि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जैसे कार्यक्रम सरकार ने लागू किए हैं, इनसे प्रोत्साहन लेकर जो संस्थाएं हैं और जो कंपनियां हैं, प्रतिष्ठान हैं, अब किस तरह अपने कर्मचारियों को ऑर्गेनाइज सेक्टर में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं और इससे किस तरह हम आगे एक ऑर्गेनाइज्ड सेटअप की ओर बढ़ रहे हैं इकोनॉमी के मामले में। आपका किस प्रकार का संस्थान है उस पर डिपेंड करता है। 10 या 20 जब आपके एम्प्लॉइज हो तो आपको प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और जैसे जैसे आपकी एम्प्लॉइज की गिनती बढ़ती है तो जब भी एम्प्लॉयर होता है उसको महसूस होता है कि मेरे लिए एक भार है। अगर मैं मान लीजिए 10 लाख रुपए खर्च करता था अपने एम्प्लॉइज की सैलरी पे, तो अब मुझे 11,20,000 खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि 12% मुझे एक एडिशनल कॉस्ट पड़ेगी। पर ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये एम्प्लॉय की भविष्य निधि है। उसके रिटायरमेंट के टाइम, उसके बुढ़ापे के टाइम, उसके घर में कोई शादी ब्याह है, उसको मकान लेना है, कुछ भी ऐसा काम करना है, तो ये जुड़ी हुई निधि उसके काम आती है। मुझे लग रहा है एम्प्लॉयर को भी एक बहुत बड़ी सहायता हो जाती है, क्योंकि एम्प्लॉय जब छोड़ के जाता है इतने साल काम करने के बाद, तो एम्प्लॉयर के ऊपर जो एक जिम्मेदारी होती है कि वो उसके भविष्य के लिए कुछ करके दे उसके जाते टाइम, वो भार ये प्रोविडेंट फंड उठाता है। तो इसी की वजह से फॉर्मलाइजेशन आप देख रहे हैं। भारत में अगर एम्प्लॉयमेंट का सबसे पुख्ता मापदंड है तो वो प्रोविडेंट फंड है, जिसके द्वारा हम जान पाते हैं कि कितनी नई नौकरियां अर्थव्यवस्था में जुड़ी। तो मैं समझता हूं इस स्कीम आने के बाद प्रोविडेंट फंड का महत्व बढ़ा। प्रोविडेंट फंड में लोगों ने ये जाना कि सरकार इसमें सहायता अगर दे सकती है तो वाकई ये कितना जरूरी होगा, और किसी एम्प्लॉय के लिए ये कितना जरूरी होता है, ये आप जो लोग रिटायर हुए हैं, जो लोग इसको भविष्य निधि को एक साथ विड्रॉ करते हैं, उनसे आप पूछिए, उनके पूरे के पूरे रिटायरमेंट का समय सिर्फ और सिर्फ इसके सहारे कट जाता है। तो मैं समझता हूं कि ये एक ऐसी चीज है जो किसी भी एम्प्लॉयर के लिए वरदान है। एम्प्लॉय के लिए वरदान तो है ही है, पर एम्प्लॉयर के लिए भी वरदान है, क्योंकि उसके यहाँ काम जो लोग करते हैं इतने वर्षों तक, मुझे लगता है उनको एक तरह से लॉयल्टी रिवॉर्ड ये पे करता है, जो उसको एक कानून के अंतर्गत कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। शुरू में भले ही उसको नजर आए कि मेरी ये एडेड कॉस्ट है, पर अल्टीमेटली उसको ये एहसास होता है कि मैंने अपने यहाँ काम कर रहे कर्मचारियों के लिए कुछ अच्छा कर दिया। डॉक्टर कोहली, कार्यक्रम में आप जुड़े और विस्तार से चर्चा की, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर शरद कोहली और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।